बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद सानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होमी डायरी। नाज़रीन, कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही मसरूफियात की वजह से। हमारी आज की जो वीडियो है वो उम्मीद करता हूं कि सारी जितनी भी वीडियो बनी है इन पे बारी होगी। तो हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद है डॉक्टर सना मंजूर साहिबा, तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। और शुक्र अल्लाह का। मैम हमारे नाज़रीन को ज़रा अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा तारुफ करवा दीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर सना मंजूर। एबटाबाद में मेरा क्लिनिक है, मंडिया में दस्त शिफा होम्योपैथिक क्लिनिक। और DHMS और BHMS अभी मैं कर रही हूँ अपना एबट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। उसके अलावा MSc साइकोलॉजी की है फ्रॉम बर्न हॉल। और अभी अपनी क्लिनिक पे 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्यो की। इसके साथ साथ पढ़ाती भी हूँ एबट कॉलेज में, और अपने क्लिनिक पे भी डिफरेंट वर्कशॉप्स एक छोटे से लेवल पे मोटिवेशनल भी और होम्योपैथी से रिलेटेड भी करती हुई हूँ। मैम, तो होम्यो की तरफ आपका किस तरह रुझान गया, किस तरह आपने होम्यो की तरफ आप आई? बचपन से मेरा भी बहुत सारे लोगों की तरह ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है, बड़े होके आर्मी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। पर जैसे ही मैं FSC में आई, मैंने चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट किया। जब मैंने डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करना, अपने इंटरेस्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आई रियलाइज़ कि MBBS या ईटा वो मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू समथिंग चेंज। और फिर मैंने जब होम्योपैथी को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने उस टाइम पे यही सुना था कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं जब एक क्लिनिक पे बैठूंगी, मैं एक मरीज़ को कोई दवाई दूंगी, तो मैं उसको जब ऐसी मेडिसिन दे रही हूँ जिससे मुझे पता है कि उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है और मरीज़ के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा हो रहे हैं, तो मुझे एक वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे होम्योपैथी को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मेरे पास जो भी बंदा आया है, मैंने जिसको दवाई दी है, उसको कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो ठीक हो भी जा रहा है, उसको परमानेंट क्योर भी मिल रही है। तो इस तरह से मैंने अपनी जो बचपन के ख्वाब थे उसे करते करते मैं होम्योपैथी की साइड पे हूँ। मैम, फीमेल्स को बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो आपने डॉक्टर तक का सफ़र किया और उसके बाद भी स्टडी की, तो बहुत सारे मसाइल होंगे, तो हमारे नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करें आप। सही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और उनने मुझे हमेशा, हम सब बहन भाइयों को ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मेरी आज तक अभी भी स्टडीज़ में जितना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, आई ऑलवेज थिंक कि अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ना होता तो मैं आज यहाँ पर ना होती, मैं अभी इस जगह पे ना बैठी हुई होती, मैं अभी आप लोगों से बात ना कर सक रही होती। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, मुझे एक एक्सपोजर देना, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे या वो जिस तरह से भी सामने स्टेज पे आना था, तो उस सब में मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा बेहतरीन टीचर्स मिले हैं। और आज तक मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक के अभी तक के जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सबसे मैं कांटेक्ट में भी हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का भी कि मुझे इतने बेहतरीन सिखाने वाले लोग मिले हैं। हमेशा मुझे ऐसे लाइफ में लोग मिले हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में से हों, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है हमेशा। तो जब मैंने होम्योपैथी लेने का डिसीजन लिया था FSC में आके, और मैंने इनकार कर दिया था ईटा देने से, मैंने कहा था कि मुझे होम्योपैथी करनी है आगे, तो उस टाइम पे एक सोसाइटी की वजह से जो आपको आता है ना कि कितना कमाल होगी, फील्ड क्या है, इतनी लायक हो, किस लिए अपने आप को ज़ाया कर रही हो, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी उस टाइम पे। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम ज़रूर पढ़ो। हमने जैसे एडमिशन हुआ मेरा, कॉलेज साथ जाना, हम डिस्कशन किया करते थे, बाबा पिक एंड ड्रॉप करते थे, तो रास्ते में मैं बाबा के साथ डिस्कस किया करती होती थी, आज मैंने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ इस तरह से थी। तो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन के साथ हम इस तरह, मतलब एक वो सारा सफ़र रहा। फिर एबट कॉलेज में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे टीचर्स मिले, मेरी मैडम सर सारे, कि उनसे मैंने जितना कुछ भी सीखा है, आज तक मुझे लगता है कि मेरी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है कि मुझे आज भी कोई भी फील्ड का बंदा मेरे सामने आ जाए, मैं उससे अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकती हूँ। मैं होम्योपैथी एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी वो बेस इतनी अच्छी मेरी टीचर्स की वजह से बनी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह का कभी ये नहीं हुआ कि जिस तरह होता है ना कि लड़की है तो घर से सब पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मुझे आज तक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। मैम, होम्योपैथिक तरीके इलाज जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इलाज है, स्पेशली क्रोनिक डिजीज़ के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है ज़्यादातर, तो आप होम्योपैथिक तरीके इलाज पे ज़रूर रोशनी डालें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि ये किस तरह के तरीके इलाज। अच्छा, होम्योपैथी का जो लफ्ज़ है बेसिकली ये जिस तरह हम सारे जानते हैं कि जब भी हम होम्योपैथी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है जर्मनी। लोग कहते हैं कि ये जर्मन तरीका इलाज है, जर्मनी का तरीका इलाज है। तो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जो हैं डॉक्टर सोमियन हनीमन, जर्मनी के डॉक्टर थे और उनकी वो पूरी एक लाइफ स्टोरी है कि वो किस तरह होम्योपैथी की तरफ आए, उनने कैसे कैसे किया और फिर होम्योपैथी को डिस्कवर किया, वो मलेरिया की पूरी एक स्टोरी है। खैर उस पर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो वर्ड होम्योपैथी का मतलब ये है, होम्यो सेम और पैथी पैथोजन से, पैथोलॉजी से आया है। ग्रीक स्टेटमेंट सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटिस, मतलब कि लाइक क्योर लाइक, जिसको हम उर्दू में इलाज बिन मिसल कहते हैं। लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। तो होम्योपैथी की पूरी डेफिनेशन आपको इस एक स्टेटमेंट में मिल जाती है। होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स में हम कहते हैं कि वो चीज़ जो क्रूड फॉर्म में या खाम हालत में आपके अंदर एक बीमारी पैदा करती है, वो पोटेंटाइज्ड हालत में उसका इलाज करती है। छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दूं जो हमारे ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, वो है एलियम सीपा की। एलियम सीपा हमारी एक मेडिसिन है जो कि बेसिकली प्याज से पोटेंटाइज करके बनाई गई है। तो हम सबको पता है कि जब आप घर में प्याज काटते हैं तो वो एकदम से वो आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, वो फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाती हैं। आप बाहर जाएंगे, आप बेहतर फील करेंगे। सेम उसी तरह से अगर एक बंदा है जिसको इस टाइप का ज़ुकाम लगा हुआ है, जिसको ऐसी एलर्जी हो गई है कि वो घर के अंदर आता जाता है, उसकी आंखों से नाक से पानी आ रहा है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, और वो जैसे ही बाहर खुली हवा में जाता है तो वो फाइन फील करता है, तो उस बंदे को हम एलियम सीपा मेडिसिन देते हैं। अब क्या है कि वो पोटेंटाइजेशन में पूरा वो एक फार्मेसी का प्रोसेस है कि वो किस किस प्रोसीजर से गुजर के कैसे कैसे पोटेंटाइज हुई है और मेडिसिन बनी है, और हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी पूरी की पूरी बेसिक फिजिक्स पे करती है। तो वो सारा वो एक लंबा आगे प्रोसीजर आ जाता है। तो होम्योपैथी में हम सिमिलर से ट्रीट करते हैं। कुछ बेसिक लॉज हैं जो डॉक्टर हनीमन ने हमें बताए हैं। लॉ ऑफ सिमिलर है, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। और मुझे पर्सनली लगता है कि लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जो है, इन दोनों की बेस पे पूरा होम्योपैथी का तरीका बेस कर रहा है। क्योंकि हम होम्योपैथी में कहते हैं हर बंदा यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मुझे बुखार है, आपको बुखार है, यहाँ और लोग बैठे हुए उनको बुखार है, तो हम सबकी मेडिसिन अलग होगी। हम सब पैनाडॉल नहीं लेंगे अपने बुखार के लिए, दर्द के लिए। मेरे सिम्टम्स में मेरी दवाई अलग बनेगी, आपके सिम्टम्स में आपकी दवाई अलग बनेगी, इनके सिम्टम्स में इनकी दवाई अलग बनेगी। तो इस तरह से हर एक नया केस, हर बंदा होम्योपैथी में आकर एक नया चैलेंज, एक नया केस। मैम, एलोपैथिक तरीके इलाज और होम्योपैथिक तरीके इलाज में डिफरेंस क्या है बेसिकली? अच्छा, हम जिस मुआशरे में रहते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करके तो वो लड़ाई में पहुंच जाते हैं कि नहीं मेरी चीज़ बेहतर है और उसकी चीज़ बेहतर नहीं है। तो देखें जी, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक, हिकमत, रेकी, ऑक्यूपेंचर, ऑक्यूप्रेशर, कोई भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट ऑफ थेराप्यूटिक्स है, सब के सब इसलिए बने हैं कि वो इंसान को इलाज मुहैया करते हैं। जब इंसान एक वो डिजीज कंडीशन में, डिस्कम्फर्ट कंडीशन में होता है तो वो उसको आराम देते हैं। हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं होम्योपैथी और एलोपैथी की। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हम प्रैक्टिशनर्स कर रहे होते हैं, चाहे वो एक एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो ये सवाए एक बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं है जो हम ये फजूल की एक सर्द जंग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे बातें करके, एक दूसरे पे ताने मार के, एक दूसरे पे मिसकंसेप्शन से छाप के। होम्योपैथी और एलोपैथी में जहाँ डिफरेंस की बात आती है तो होम्यो सेम, एलो डिफरेंट। एलोपैथी का नाम भी डॉक्टर हनीमन ने ही रखा था और होम्यो का नाम भी उन्होंने नहीं रखा था। वो एक मेडिकल डॉक्टर थे, फिर वो होम्योपैथी की तरफ आए थे अपनी बेटी की डेथ के बाद। अब एलोपैथी में क्या है कि उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट हमारे वे ऑफ ट्रीटमेंट से डिफरेंट है। उनकी फार्मेसी में सारा केमिस्ट्री यूज़ हो रही है,
हमारी फार्मेसी में सारी फिजिक्स यूज़ हो रही है। हमारी जितनी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका जो वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो उनसे डिफरेंट है। सोर्सेज वही हैं, वो भी वही एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते हैं, पर हम जो एडिशनल चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी है। ठीक है, तो बाकी सिर्फ इंसान वही है। मरीज़ मेरे पास आया, उसकी एनाटमी वही है, उसकी फिजियोलॉजी वही है, उसकी पैथोलॉजी वही है, उसका माइंड, उसका पूरा का पूरा एक वजूद वही है। ये नहीं है कि एलोपैथी में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी 2 हड्डियाँ ज़्यादा होगी, होम्योपैथी में 4 हड्डियाँ कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदा वही है, बस उसको आप इलाज उसका मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हो, आप उसको आराम मुख्तलिफ तरीके से मुहैया कर रहे हो। अब हमने क्योंकि ये दो ज़रा वो आपस में वो कंपटीशन में ज़्यादा है, होम्योपैथी और एलोपैथी। अब देखें एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, जो चाइनीज़ का एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो पिन्स लगाते हैं, पॉइंट्स होते हैं उसमें पिन्स लगा के तो वो ट्रीट करते हैं, उससे भी लोग ट्रीट होते हैं, इतना अच्छा फ़र्क पड़ता है। योगा से इतनी बीमारियाँ ठीक होती हैं, एक्सरसाइज से इतनी बीमारियाँ ठीक होती हैं, डाइट से इतनी ठीक हो रही होती हैं, पर हमने उन सबको अल्टरनेटिव साइड पर रख दिया हुआ है और हम इन दोनों की मेडिसिन में आपस में एक जंग कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि हमें इनके डिफरेंसेस पे लड़ने के बजाय एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हमें पता है, देखें कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है, इसी तरह कोई फील्ड भी परफेक्ट नहीं है। हम आज तक किसी फील्ड की परफेक्शन पॉइंट पे नहीं पहुंच सके हैं। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से ये निज़ाम बनाया हुआ है, ये सारी फील्ड जो हम इतनी डिस्पर्स हुई हुई है ना, बैक पे जाके एक पॉइंट पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप हर चीज़ की हिस्ट्री पे जाएं, अब हमें चाहिए कि जब हम एक मार्केट में बैठे हुए हैं, एक सोसाइटी में बैठे हुए हैं, हम लड़ने के बजाय एक दूसरे की कमियों को पूरा करके साथ साथ आगे बढ़ें। हम लड़ेंगे, हम कहेंगे लैब टेस्ट ना करवाओ, फलाना ना करवाओ, इंजेक्शन ना लगवाओ, वो कहेंगे होम्योपैथी की दवाई ना लो, ये ना करो, वो ना करो। भाई जहाँ होम्योपैथी काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करो, उसको काम करने दो, उसको सपोर्ट करो। जहाँ एलोपैथी काम कर रही है वहाँ पे उसको काम करने दो, उसको सपोर्ट करो। मैम ज़्यादातर लोगों का ये डाउट होता है कि इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल इसमें किस तरीके से होता है, वो भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि इसमें अल्कोहल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अल्कोहल का हमारी फार्मेसी में, जी बिल्कुल हमारी फार्मेसी में इस्तेमाल होती है अल्कोहल। ये नहीं है कि वो आपने अंगूरों की शराब बना के तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। वो इथाइल अल्कोहल है या जो सी भी अल्कोहल की टाइप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, और वो इस तरह से भी नहीं है कि आप बड़े बड़े वो अल्कोहल के कैंस भरे जा रहे हैं और आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। पहली बात कि अल्कोहल बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, उसके अंदर चीज़ एक लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहती है। फिर उसके बाद अल्कोहल बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। तो इसकी जो ये 2 एबिलिटीज़ हैं, तीसरी ये इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सोलबल होती हैं। इन 3 एबिलिटीज़ की वजह से, इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम अल्कोहल को प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। हम जो हमारे पास ये कतरे होते हैं, ठीक है, बने हुए, तो उसके अंदर 90% अल्कोहल होता है। उस अल्कोहल के अंदर ही मेडिसिन बनती है। अब उसमें पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस है, टेस्चुरेशन का प्रोसेस है, डायनामाइजेशन का प्रोसेस है, मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। अब उन सब प्रोसेस को तो हम इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरे प्रोसेस जिस तरह से आपकी मेडिसिन बन रही है, मदर टिंचर्स कैसे बन रहे हैं, पोटेंसीज कैसे बन रही हैं, बाकी जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो किस तरह से बन रही है, ये फार्मेसी का आगे लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाता है। अब वो जो अल्कोहल है लिक्विड में, उस ड्रॉप्स की बोतल के अंदर, आप जैसे ही उसको पानी में डिस्पेंस कर रहे हो या आप उसको ग्लोब्यूल्स में डिस्पेंस कर रहे हो, अल्कोहल जो है वो एवेपोरेट हो जाती है और फिर आपकी मेडिसिन आगे ट्रांसफर होती है। अल्कोहल एज अ व्हीकल यूज़ होती है हमारी फार्मेसी में। और देखें जी, कफ सिरप्स के अंदर भी लोग कहते हैं अल्कोहल है, और उसको भी उसके ऊपर बाकायदा लिखा भी होता है कि इसमें अल्कोहल यूज़ हुआ। एग्जैक्टली। और अगर आप जब आप आलिम दीन से और इनसे जब आप इस मसले को डिस्कस करें, तो ये अंगूरों से इस तरह की अल्कोहल नहीं बनी हुई होती है कि आप कहें कि ये अल्कोहल लेना जायज़ नहीं है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। पहली बात कि आप अल्कोहल इतनी ले नहीं रहे हैं कि उसकी वजह से आपको नशा आए। अल्कोहल तब हराम है जब आप उसको शराब की नीयत से पी रहे हैं और आपको उससे नशे में आप आ गए हैं और आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं, तो वो हराम है। लेकिन आप एज अ मेडिसिन ले रहे हैं और वो बहुत कम प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, और उसकी वजह से आपको कोई इस तरह की आप दिमागी कैफियत में भी नहीं जा रहे हैं, तो ये सही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैम इमरजेंसी के हवाले से क्या कहती हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें इमरजेंसी नहीं डील की जाती, तो आप इस बारे में ज़रा बताएं कि इमरजेंसी इसमें डील होती है किस तरह होती है? अच्छा देखिए, मैंने स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी कि हर एक फील्ड की कुछ लिमिटेशंस हैं, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ना ये होम्योपैथी की लिमिटेशन नहीं है, ये हम होम्योपैथ्स की लिमिटेशन है कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। हमारी मेडिसिन, मैंने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं जो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स उन्हें ऐसा आराम आया कि वो कहते हैं कि अगर मैं अभी एक पेन किलर का इंजेक्शन भी लगवाता तो मुझे इतना फर्क ना आता। किडनी की पेन्स हो गई, आपकी बाकी बॉडी पेन्स हो गई हैं, आपके स्टमक का सवेयर पेन हो गया, आपको अचानक से चोट लग गई है, खून आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पूरी स्किन फटी हुई है और आप कहें कि मैं उसको बैठ के सीने लग जाऊँ, स्टिचेस करने लग जाऊँ। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। आप ये नहीं कर सकते एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं। हमारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि उसके ब्लड को रोकेंगी और उसको एकदम से क्लॉट करेंगी, ना बह नहीं कर ज़्यादा खून। चोट के लिए, इंजरी के लिए बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो कि किसी भी पेन किलर से भी ज़्यादा जल्दी आपके पेन को ख़त्म करती हैं। फिर उसके बाद आपकी स्किन डैमेज हो गई है, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता दूं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन हो जाए। मैं अपनी प्रैक्टिस से आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा पेशेंट देखा जो शदीद गुर्दे के दर्द में, वो कहते हैं तड़प रहा था कि ओ दर्द है, मर रहा हूँ। अभी उसकी हिस्ट्री लेके उसके मुंह में मेडिसिन डालते गए हैं, मेरे ख्याल में हार्डली 1-2 मिनट लगे होंगे, उसका दर्द ठीक हो गया। उसकी वो जो बेचैनी थी, वो जो तड़प थी, वो सब चीज़ें इतनी कम हो गई। वो बंदा भी हैरान कि इतने जल्दी फर्क, मुझे तो आज तक किसी पेन किलर से भी इतनी जल्दी आराम नहीं आया। फिर इसी तरह से एक मेरी अपनी फैमिली में ऐसा केस था कि गिरने की वजह से ये सारी नोज़ डैमेज हो गई। अब वो इतना डीप कट था कि मैंने अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना, वो मिरेकल तरीके से ठीक होते हुए देखा है, इतने जल्दी ठीक होना कि 1 हफ्ता भी मेरे यहाँ बड़ी चीज़ होगी। 3-4 दिन के अंदर वो पूरा जख्म भी भर गया था और नाक पे कोई मार्क भी नहीं था। कैलेंड्यूला उसके लिए यूज़ की थी उस केस में, और उसने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिखाया कि इतने जल्दी आप अगर वो कट देख लेते तो आप मानते ना कितने जल्दी ये इसको आराम आ सकते हैं। फिर बर्न केसेस में ऐसा हुआ है, मेरी अपनी फैमिली में ऐसा केस था कि वो मेरे भाई का पूरा बाजू जल गया था और 2-3 दफ़ा कैंथरस की और फिर हेपरसल्फ की डोज से उसका एक दिन वो सारा गन बह गया, वो सारा कुछ ठीक हो गया उसका ज़ख्म, कि उसको मज़ीद फर्दर इस पेनफुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इमरजेंसी में होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इतनी भी, अब जिस तरह से ये तो हमने इस तरह केसेस की बात कर ली। फिर उसके बाद अगर एक ऐसी लेडी है कि जिसका सी सेक्शन एडवाइस किया हुआ है, उसका बीपी नहीं नॉर्मल हो रहा है, उस केस में पल्सटेला से नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे हो जाते हैं, आपको सी सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर लिमिटेशंस की जहाँ मैंने आपसे बात की थी, एक सर्जिकल केस है, आपको पता है सामने एक बंदा है, उसका सर फटा हुआ है, उसकी हड्डी टूटी हुई है, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स ना करें उस टाइम पे, आपने उसको आके रेफर करना सर्जरी। एग्जैक्टली, मैंने स्टार्ट में यही बात की है कि हम एक दूसरे को बस हम लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। वो केकड़े और मछली वाली बात है, बंदा जो है वो केकड़े और मछलियाँ पकड़ रहा था, तो 2 बकेट्स रखी हुई थी, एक बकेट पे ढक्कन था, दूसरी पे ढक्कन नहीं था। जिसमें केकड़े थे उस पर ढक्कन नहीं था और जिसमें मछलियाँ थी उस पर ढक्कन रखा हुआ था। पास से गुजरने वाले ने उससे जैसे ही पूछा कि एक बास्केट पे तुमने ढक्कन रखा हुआ है, दूसरी पे रखा हुआ ही नहीं है। कहते हैं कि जी ये मछलियाँ जो है ना उछल उछल के बाहर जाती हैं। तो कहते हैं केकड़े भी तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है नहीं, एक केकड़ा ऊपर जाता है, दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे कर देते हैं, फिर दूसरा जाता है, तीसरा उसकी टांग खींच देते हैं। मछलियों में कोई टांग नहीं खींचता तो वो आराम से रेस्क्यू हो जाती है, इसलिए मैंने उसमें ढक्कन दिया हुआ है। तो हम जितने भी थेराप्यूटिक्स के लोग हैं, चाहे आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप किसी भी अल्टरनेटिव फील्ड ऑफ मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, हम अगर मछलियाँ बनेंगे तो हम कामयाब होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम सारे केकड़े बने हुए हैं, हम एक फील्ड की टांग खींची, दूसरे की टांग खींची, फील्ड के अंदर एक दूसरे की टांगें खींची, इसी वजह से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। एज अ फिजिशियन आपका सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि मेरे पास जब एक बीमार शख्स आया है तो मैंने उसकी बीमारी ख़त्म करनी है, आपने उसको सुकून देना है, आपने उसकी जो
डिजीज़ का बेसिक हम होम्योपैथिक में कहते हैं ना कि डिस ईज, कि यू आर नॉट इन कंफर्ट जोन, यू आर नॉट इन अ ईज पोजिशन। तो आपने सिर्फ उसको ईज में लाना है, आपने उसकी जो नॉट है उसको ख़त्म करना है। तो आप जिस थेराप्यूटिक में भी हैं, आप टांग खींचने के बजाय अपना बेस्ट दें। और जहाँ पे आपको पता है कि मेरा नॉलेज सिर्फ इतना है, मेरा नॉलेज इससे ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मेरे पास मैं कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इतना आलिम हो कि उसको हर फील्ड की हर चीज़ आती हो। आपको अगर नहीं आती एक चीज़, आप उसको एडमिट करें, आप एक्सेप्ट करेंगे मेरा नॉलेज यहाँ तक है, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं जब इस सीट पे बैठी हुई हूँ तो मैंने सामने बैठे हुए मरीज़ को शिफा देनी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मेरी मेडिसिन से अल्लाह पाक इसको शिफा दे। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा, आपका नॉलेज नहीं है, तो आपको उस पर तजर्बे करने के बजाय दूसरों को कंसल्ट करना चाहिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे बल्कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप नया सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो एक पॉजिटिव वे से हमें इस मेडिसिन की फील्ड को आगे लेके जाना चाहिए, चाहे फिर आप जो मर्जी जिस चीज़ के डॉक्टर हैं आप। मैम, जिस तरह कोरोना की वबा फैली, मुख्तलिफ जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपनी कोशिश की है। लेकिन इसमें होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं इन्होंने कोई रिसर्च की या फिर हुकूमत को ऐसी कोई अपील है आपकी कि अगर आपको रिसर्च इदारे में डाला जाए तो रिसर्च कर सकते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना लाजमी सपोर्ट करना चाहिए हम होम्योपैथिक फिजिशियंस को भी, कि हम भी अपने रिसर्च सामने लेकर आएँ। जब लास्ट ईयर की बात है, जैसे ही कोरोना की वबा जब फैली तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अपने व्यू पॉइंट सामने लाए थे और उनने मेडिसिन बताई थी कि ये मेडिसिन अच्छा काम कर रही हैं। देखें, कोरोना में अब आप अगर एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर से एक एलोपैथिक वे से इलाज करवा रहे हैं, तो वो भी आपके सिम्टम्स को देख के आपको मैनेज करेंगे। आपको सफोकेशन हो रही है, आपको भी नोबिलाइज करने की जरूरत है, वो आपको नोबिलाइजर लगाएंगे। आपके लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा हुई है तो वो आपको वो ट्रीटमेंट देंगे, मतलब आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। हम भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, बल्कि होम्योपैथी तो भाई है ही सारी सिम्टम्स पे। मेरे पास एक मरीज़ आया तो मुझे इस बात, मेरे लिए ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको स्टमक का अल्सर है कि उसको किडनीज में स्टोन है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो बंदा, उसकी पूरी पिक्चर क्या है। हम उसके स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर लेवल पे उसको देखते हैं। केस टेकिंग जो हम करते हैं तो हम तो उसके इनामात लेके चल रहे हैं। तो हमें भी गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए कि हम अपनी रिसर्च सामने लेकर आएँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि जब मैंने उन दिनों में फेसबुक पे कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स का देखा कि उन्होंने जब अपनी रिसर्चेस बताई कि मेरे पास एक मरीज़ आया तो मैंने उसको ये दवाइयाँ दी तो उसको आराम आया, तो हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड का हिस्सा हूँ तो मुझे दुख होता है कि जब कोई फील्ड के लोगों को तनकीद का निशाना बनाता है। गलती हमारी भी है कि हम अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं ला रहे हैं अपनी फील्ड की, ये हमारे पार्ट पे हमारी मिस्टेक है। पर एकदम से आप उस मेडिसिन को डाउन करके उसको तनकीद का निशाना बना लो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि गवर्नमेंट कहे कि इनके भी रिसर्च सेंटर्स बना के दिए जाएँ। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, कितनी कुछ रिसर्च की जा रही है। हम बहुत लैक कर रहे हैं इस चीज़ में। हमारे पास इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हम उस सारे टैलेंट को ख्वार कर रहे हैं। कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रैक्टिकल काम भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर जगह पे जब आप जाते हैं तो आप करने वाले भी बंदे हैं ना, आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कोई नई चीज़ सामने लेकर आएँ। और इन केस कि अभी यहाँ बैठे हुए आप सईद कहते हैं कि मैंने पेशेंट देखे और मैंने ये मेडिसिन देखी है, मैंने 50 पेशेंट देखे हैं जो कोरोना पॉजिटिव के साथ थे और ये मेडिसिन जो थी उन्हें अच्छा काम किया है। तो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए मेजॉरिटी लोगों ने आपको तनकीद का निशाना बनाना है कि तुम अभी तुम्हारी हमारा तजर्बा देखो और तुम देखो। फिर दूसरी फील्ड का होगा, उसने भी कहना है हम अभी तक नहीं ट्रीट कर सके वैक्सीन की तो टांग ही खींचेंगे। कभी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई इसने कोई चीज़ डिस्कवर की, हम उसको लेके चल रही। तो ये बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारी सोसाइटी में।
कि अगर हम इन नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम कर लें तो मुझे लगता है कि मेडिकल थेराप्यूटिक्स हो। फिर ये नहीं होगा, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं एलोपैथी का इलाज करवाने गया हूँ, मैं होम्योपैथी का इलाज करवाने गया हूँ, मैं लोग कहेंगे कि मैंने मेडिकल थेराप्यूटिक्स, हाँ, एक अदारा है जहाँ पे चाहे आपको जड़ी बूटियों से आराम आ रहा है, चाहे आपको होम्योपैथी की गोलियों से आराम आ रहा है, चाहे आपको एलोपैथी की चीज़ों से आराम आ रहा है, वो एक मेडिकल अदारा ऐसा है कि जहाँ हम गए और हम ठीक हो कराएँ, हमारी बीमारी बिल्कुल क्योर हुई है। मैम, जिस तरह होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो सरकारी सतह पे बहुत कम है, एलोपैथिक तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, होम्योपैथिक जो है उसको इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती। तो आप क्या कहती हैं कि इसमें अगर सरकारी जितनी भी हॉस्पिटल हैं इनमें अगर एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर को भी वो तरजीह दी जाए तो वो सर्विसेज फराहम कर सकती हैं इस तरह से? जी बिल्कुल, DHQ वगैरह में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं सीट्स। जी, हमारे वो लोग जो काउंसिल में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर, वो भी अफसोस की बात मिलकर के है काम ना, कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उस तरह से हम अभी जिस तरह से मेरा मतलब ये छोटी छोटी बातें जिसमें आपका दिल खफा होता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, तो क्या पता हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्या पता ये क्या बात, मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं। अब एक बंदा है ना, उसके इंटेस्टाइन में आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, अब एक सर्जन क्या करेगा, सर्जरी करके ऑब्स्ट्रक्शन निकालेगा ना, हम क्या करेंगे, हम उसको दवाई दे के उसके ऑब्स्ट्रक्शन ठीक करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने वो पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ। जिस तरह वो बाइपोलर वाली मैंने आपको बात बताई थी कि लफ्ज़ बाइपोलर है, एक बंदा है वो फिजिक्स से ताल्लुक रखता है, आप उसके सामने कहेंगे जी बाइपोलर क्या होता है, वो कहेगा बाइपोलर मतलब जिसके दो पोल्स हैं, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स हैं, वो इसको रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। आप एक मेडिकल के साइकोलॉजी के बंदे से पूछेंगे जी बाइपोलर क्या, हो कहेगा बाइपोलर तो बीमारी है जिसमें मूड्स के दो पोल्स होते हैं, कभी आप मेनिया में चले जाएंगे, कभी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक एफएससी में पढ़ता बच्चा जो बायो पढ़ रहा है, आप उसके सामने बाइपोलर का नाम लेंगे, वो कहेगा बाइपोलर, तो मेरे माइंड में एक्सॉन्स आ रही हैं, वो बाइपोलर यूनिपोलर, तो तीनों गलत नहीं है, क्योंकि तीनों ने जो पढ़ा हुआ उनके लिए वो चीज़ ठीक है। फिजिक्स वाले ने जो बाइपोलर पढ़ा था वो ठीक कह रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कह सकती हूँ। साइकोलॉजी वाले ने जो बाइपोलर पढ़ा वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसने वही बाइपोलर पढ़ा है। सेम उसी तरह से यहाँ पर मेडिकल में भी यही बात होती है कि जिस बंदे ने जो भी तरीका इलाज पढ़ा है ना, उसके लिए तो वही ठीक है। एक बंदे ने सर्जरी पढ़ी है ना, तो उसने आपको हर चीज़ में सर्जरी करनी है, क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ी है, वो ठीक है उस चीज़ में। मैंने सर्जरी नहीं पढ़ी है, मैंने मेडिसिन से ट्रीटमेंट पढ़ा है, तो मैंने मेडिसिन दे के ट्रीट करना है लोगों को। एक बंदा जो वो घरेलू देसी टोटके करता है, तो उसने उसी से लोगों को ठीक करना है। और शिफा देने वाली देखिए अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जिसको जिधर से भी शिफा देते हैं। हमें मुझे लगता है कि हम वो बहुत ही उसमें आ जाते हैं कि नहीं बस मेरी दवाई से शिफा हो जाएगी, नहीं, वो बात नहीं होती है। आप कोशिश करें एज अ मरीज़ की ड्यूटी है वो इलाज करवाए, वो सुन्नत है उसका। एज अ फिजिशियन ये आपका काम है कि आप उसका बेहतरीन तरीके से इलाज करें, आपने अपना बेस्ट देना है जो आपने पढ़ा है, बाकी आगे शिफा देना ना देना वो अल्लाह का काम है, उसमें हम हाथ नहीं डाल सकते हैं, हमने अपना बेस्ट करना है। चाहे मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। मैम, रोज़ा भी है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, ऐसा ना हो कि आप पे रोज़ा लग जाए। तो मैम लास्ट में इसके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? मुझे बहुत खुशी हुई है कि सईद आपने इतना अच्छा चैनल बनाया है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और सईद जो है वो मेरा स्टूडेंट है, हमने वर्कशॉप इसने अटेंड की थी, हमने साथ काम किया है, तो बड़ी खुशी होती है जब आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा काम करते हुए देखते हैं। तो मैंने जब इसकी पहली वीडियो देखी, जब मुझे इसने सबसे पहला लिंक दिया था अपने चैनल का, तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई थी कि एक इतना अच्छा ये काम कर रहा है, एक होमियो की अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। और मैं आप सब जितने लोग भी इस चैनल को इस वक्त व्यू कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगी कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत छोटे से लेवल से इसने एक होम्योपैथी की अवेयरनेस का काम शुरू किया है। तो हमें वो केकड़ा बन के टांग नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि मछली बन के इसको आगे निकलने का चांस देना चाहिए। गुड लक आपके चैनल के लिए भी, आपके लिए भी। और इतने आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, पोजीशन होल्डर स्टूडेंट हैं, तो आई विश कि आपको आगे भी अल्लाह पाक बहुत कामयाबियाँ दें, आपके चैनल को भी और फील्ड में भी आपको आगे बहुत कामयाबियाँ। जी नाज़रीन, तो ये थी डॉक्टर सना मंजूर साहिबा।
काफ़ी अच्छे लहजे की और साफ लहजा जो है इनका बहुत हमें भी पसंद है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सिर्फ सानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।